नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक अमेरिकी संविधान में नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। अमेरिकी संविधान में नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में विश्वास करता है। शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का विशेष लक्षण है, विशेष व्यवस्था है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था और कहा गया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग जो है एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक रहने चाहिए ताकि जनता के अधिकार सुरक्षित रह सकें। लेकिन जब इनको व्यवहारिक दृष्टि से अपनाया गया अमेरिका में, तो कई तरह की समस्याएं उसमें उपस्थित हो सकती थी। इसलिए अमेरिका ने बहुत ही एक व्यवहारिक तरीका, एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाया है कि शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत भी अपना लिया है। और ये संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने वाला अमेरिका एक प्रमुख राष्ट्र है और वहाँ ये सफल रूप में अपनाया गया है, क्योंकि पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था भी की गई है। बोयल के शब्दों में एक विचारक हुए हैं, कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है, जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे। सोच समझकर अपनाया गया है नियंत्रण तथा संतुलन, ताकि शासन की कोई शाखा यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई शाखा पागलपन न कर बैठे, अपनी लिमिट्स को क्रॉस न कर दे, निरंकुश न हो जाए, तानाशाही रवैया उसके द्वारा न अपना लिया जाए। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने का रूप यह है कि शासन के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग पर अन्य दो अंगों के द्वारा नियंत्रण रखते हुए ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए। यानी तीनों अंगों का आपस में एक दूसरे पर इस तरह का नियंत्रण स्थापित किया गया है अमेरिका में, ताकि तीनों में से कोई भी अंग निरंकुश नहीं होता, तानाशाही रवैया नहीं अपना सकता है। अब देखते हैं तीनों अंगों का किस प्रकार से नियंत्रण है एक दूसरे पे, और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अमेरिकी व्यवस्था में कैसे कारगर हो सका है। तो पहला आता है कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका की शक्ति पर नियंत्रण किस प्रकार से है। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। यानी वहाँ की व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को वीटो पावर है, विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके प्रभावित किया जाता है। यानी वीटो पावर के साथ साथ राष्ट्रपति अन्य कई तरीकों से जो है सीधा राष्ट्र से अपील करके, संदेश भेजकर, और एक दल का नेता भी होता है राष्ट्रपति। यदि उसी दल का कांग्रेस में बहुमत हो तो राष्ट्रपति का प्रभाव निरंतर बना रहता है, वो नहीं हो तो वह इन विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग भी कर सकता है, वो करता है। तो राष्ट्रपति कांग्रेस को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ न्यायपालिका का भी नियंत्रण है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। यानी न्यायपालिका भी कांग्रेस को नियंत्रित करती है।
कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो, संविधान के विरुद्ध हों, मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। तो कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति का भी नियंत्रण है और न्यायपालिका का भी नियंत्रण है। दूसरा आता है राष्ट्रपति या कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। पहले हमने पढ़ा व्यवस्थापिका की शक्ति पर नियंत्रण किस तरह का है, अब पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति या कार्यपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण है। किसका? कांग्रेस का और न्यायपालिका दोनों का। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। सर्वप्रथम राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है, यानी वित्त पर नियंत्रण है और वो उसको रोक सकती है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करती है। युद्ध घोषणा राष्ट्रपति करता है, पुष्टि कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौते तथा संधियां एवं नियुक्तियां, राष्ट्रपति जो संधि समझौते करता है अन्य राष्ट्रों के साथ और आंतरिक क्षेत्र में नियुक्तियां जो करता है वह सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से ही की जा सकती है। सीनेट का 2/3 बहुमत का समर्थन मिले तभी ये संधि समझौते और नियुक्तियां व्यवहारिक होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, लागू होती हैं, नहीं तो नहीं होती। तो राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण है। इसके साथ साथ न्यायालय का भी है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे संविधान के विरुद्ध हैं, संविधान के खिलाफ हैं, तो उनको अवैधानिक अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को है। तो राष्ट्रपति की शक्ति पर भी यानी कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों का नियंत्रण है। तीसरा आता है, अब करते हैं न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका की शक्ति पर भी इन दोनों का नियंत्रण है, वह भी आंशिक रूप से है, बहुत ज़्यादा नहीं है। किस प्रकार से है? कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, कांग्रेस महाभियोग से इनको हटा भी सकती है और इनकी स्वयं की संख्या और वेतन जो है कांग्रेस द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे दे जो कांग्रेस की दृष्टि से अनुचित है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है। कांग्रेस की दृष्टि से अनुचित निर्णय दे दिया जाए अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांग्रेस उसको संविधान संशोधन करते हुए उचित ठहरा सकती है। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है और राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा की शक्ति दी गई है, वह क्षमा कर सकता है। तो न्यायपालिका की शक्ति पर कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों का आंशिक नियंत्रण रहता है। चौथा आता है कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण, यानी शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण सब जगह नजर आता है अमेरिकी व्यवस्था में। तो कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर भी नियंत्रण देखने को मिलता है,
क्योंकि कानून निर्माण में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। अन्य राष्ट्रों में क्या है कि जो जनप्रतिनिधि सदन है या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है, वह अधिक शक्तियाँ रखता है, चाहे ब्रिटेन का उदाहरण लें या ब्रिटेन का उदाहरण लें या भारत का। लेकिन अमेरिका की बात अलग है। कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण दोनों की शक्तियाँ बहुत मिलती हैं, बराबर हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं। इसलिए दोनों में शक्ति संतुलन एक तरह से स्थापित किया गया है और एक दूसरे पे उनका नियंत्रण भी रहता है। पांचवा आता है संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। अब हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। तो संघीय ढांचा होने के कारण दोनों ही संवैधानिक शक्तियाँ रखती हैं, दोनों ही संवैधानिक दर्जा रखती हैं और संघात्मक एक सफल संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। इसलिए दोनों ही सरकारें महत्वपूर्ण हैं। मनमानी कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, तो एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं, एक दूसरे पर संतुलन और नियंत्रण रखा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आपस में। और मनमानी एक भी सरकार जो है मनमानी नहीं कर सकती। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अमेरिका की जो संशोधन व्यवस्था है, संविधान में संशोधन की जो प्रणाली है काफ़ी कठोर अपनाई गई है और उसमें संशोधन तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार के साथ साथ 3/4 राज्यों के समर्थन उसमें हो। केंद्र सरकार के साथ साथ संविधान संशोधन में 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसीलिए यही कारण है कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में आज तक कम ही संशोधन हुए हैं अन्य राष्ट्रों के अपेक्षा। अमेरिका का जो संवैधानिक संशोधन का जो प्रोसेस है काफ़ी कठोर अपनाया गया है, कठोर तरीका अपनाया गया है। इसलिए अब तक क्योंकि राज्यों को भी साथ लेना पड़ता है और वह भी 3/4 राज्य साथ हों हर संशोधन में, तो ये अपने आप में एक कठोर प्रक्रिया का उदाहरण हो सकता है और उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी एक दूसरे को संतुलन में रखती हैं और सर्वसर्वा किसी को नहीं होने देती। नियंत्रण तथा संतुलन अमेरिकी संविधान के हर अंग में दिखता है और सरकार के अन्य जो ढांचे हैं उनमें भी नजर आता है। धन्यवाद।